नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में बॉटनी में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स की परिभाषा क्या है, हार्मोन्स को सबसे पहले किन वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया था, हार्मोन्स की क्या क्रियाविधि है और हार्मोन्स के कारण पादपों में कौन से प्रभाव और भूमिकाएं होती है, उन सब के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्मोन्स कहते किसे हैं। देखिए विद्यार्थियों, आप जानते हो कि संपूर्ण यदि पादप की हम संरचना में देखें तो कहीं ना कहीं उनमें शारीरिक और आंतरिक बाहरी जो संरचनाएं होती है उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है और उन परिवर्तन के पीछे अकस्मात या कोई ऐसी कोई घटना घट जाए या कोई संरचनात्मक जो गतिविधियां हैं उनमें परिवर्तन आ जाए तो कहीं ना कहीं हम उनको खनिज, लवण या पोषक तत्वों को मुख्य कारक मानते हैं। परंतु ये मुख्य कारकों के अलावा भी कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से पादपों में कुछ गतिविधियां पूर्ण होती है। तो उन खनिज तत्वों के अलावा जो कारक होते हैं उन कारकों को हमने हार्मोन्स नाम दिया है। अब इन हार्मोन्स की बात करें तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने हार्मोन्स के बारे में बताया कि कुछ पादपों में हार्मोन्स के कारण ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। जैसे हम बात करें कि जिब्रेलिन हार्मोन की यदि कमी हो जाए या जिब्रेलिन हार्मोन को कृत्रिम रूप से यदि पादपों में दे दिया जाए तो जिन पादपों के फलों में बीज बनते हैं उन पादपों के फलों में बीज बनना बंद हो जाएंगे और वो बीज के रहित पादप कहलाएंगे या बीज के रहित जो फल कहलाएंगे। और ऐसी जो प्रक्रिया होती है आपने पिछली कालांशों में भी पढ़ा होगा या पिछली जो फर्स्ट ईयर क्लास में भी आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, पार्थेनोकार्पी उनको बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन, यानी कि बिना निषेचन के उनमें फल की प्राप्ति होती है और ज़्यादातर उनमें क्या होता है, उन फलों में बीज नहीं बनते हैं। जैसे बात करें अंगूर है, पपीता है, ऐसे पादपों में जो फल होते हैं वो बिना बीज के रह जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन हार्मोन है। इसके अलावा दूसरा जो हार्मोन का वो जो प्रकार है वो है जिब्रेलिन हार्मोन। तीसरा प्रकार का जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक हार्मोन। उसके बाद में जो हार्मोन्स हैं वो है इथाइलिन हार्मोन। अब इसके अलावा भी कुछ इन हार्मोन्स के उप पार्ट जिसे हम बोलते हैं कि इनके भी उप प्रकार हैं। जैसे हार्मोन्स, जैसे ऑक्सिन हार्मोन्स है, उसमें जैसे IBA है, NAA है या 2,4-D है। तो ये कई प्रकार के उप हार्मोन्स भी होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो टोटल जो प्रभाव होगा वो ऑक्सिन में ही गणना की जाती है। तो सबसे पहले आज हम जिस हार्मोन्स की बात कर रहे हैं वो पहला प्रकार है ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन की सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की थी, अर्थात इस हार्मोन्स को खोजा किसने था। तो खोज की बात करें तो आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन। जूलॉजी में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, हम पढ़ते भी हैं। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन ने ही सबसे पहले पादपों में ऑक्सिन हार्मोन की उपस्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय घास के ऊपर ऑक्सिन हार्मोन को खोजा था। इन्होंने प्रयोग के दौरान पाया कि प्रकाश की जो किरणें होती है यदि वो केंद्रीय घास के ऊपरी शीर्ष पर गिर जाए तो वो जो पादप जो केंद्रीय घास है उसका जो शीर्ष भाग है वो मुड़ जाता है। अभी हम रेखांकित डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और इस सूर्य की जो किरणें हैं
ये सूर्य की किरणें आ रही है और मान लीजिए ये यहाँ पर हमारे जैसे केंद्रीय घास की ये संरचना बनाई हुई है, ये केंद्रीय घास है। यदि इस केंद्रीय घास की जो ऊपरी जो शीर्ष ये जो भाग है, अर्थात इसका एपिकल जो पार्ट है, शीर्षस्थ जो भाग है या शीर्षस्थ जो कलिका है, उस कलिका के ऊपर यदि इस सूर्य की जो प्रकाश की जो किरणें जो पड़ेगी, वो किरणें पड़ने के बाद में ये जो इसका जो शीर्षस्थ जो भाग है वो अपनी ओर झुक जाएगा, अर्थात सूर्य की तरफ मुड़ जाएगा। ऐसा एक सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमने सूरजमुखी में भी देखा होगा, जिसका नाम ही इस हार्मोन्स के कारण यानी कि सूरज की तरफ मुड़ने के कारण ही पड़ा है। अब क्या कभी आपने विचार किया है कि सूरजमुखी का जो शीर्षस्थ अर्थात जो पुष्प होता है वो सूर्य की तरफ क्यों मुड़ता है या क्यों झुकता है? उसके कारण के बारे में आपने कभी या अपने गुरुजनों से या कभी आपने पूछा होगा, आपके भी मन में ये प्रश्न आया होगा। तो इसकी विस्तृत चर्चा के लिए लास्ट में जो होता है कि इसमें जो मुख्य जो कारण होता है, सूरजमुखी मान लीजिए, केंद्रीय घास मान लीजिए या कोई और अन्य पादप मान लीजिए जिसमें हमारे को ये ऐसा उदाहरण मिलता है, तो उसका मुख्य कारण क्या बताते हैं? ऑक्सीजन सांद्रता। ऑक्सीजन सांद्रता अर्थात ऑक्सीजन सांद्रता के कारण ही ऐसा उदाहरण हमारे को देखने को मिलता है। अब कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन सांद्रता यानी कि ऑक्सीजन की अत्यधिक सांद्रता जहां पर होती है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पादप पर पड़ता है, और संपूर्ण पादप में जड़, तना, पत्तियां, पुष्प और फल, इन सभी के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात हो गई। डिस्कवरी चार्ल्स डार्विन ने की थी, किसमें की थी? केंद्रीय घास में की थी। उसके बाद में हम बात करते हैं पादप का हार्मोन की डिस्कवरी के बाद में इसकी जो बायोजेनेसिस अर्थात इसका जीव आमापन। अब जीव आमापन की बात करें तो जीव आमापन किसे कहते हैं? देखिए विद्यार्थियों, कोई भी अनुसंधान कार्य होता है या कोई भी वैज्ञानिक किसी कार्य को पूर्ण करता है तो उससे पहले उसका प्रायोगिक परीक्षण किया जाता है। उस परीक्षण में जो परीक्षण जो महत्वपूर्ण माना जाता है उसको हम जैव आमापन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन हार्मोन की डिस्कवरी तो हो गई, परंतु ऑक्सीजन हार्मोन को कैसे साबित किया जाए कि ये वास्तव में ऑक्सीजन हार्मोन्स के कारण ये पोजीशन आई है या ऐसी स्थिति बनी है। तो इसके लिए चार्ल्स डार्विन ने क्या किया कि केंद्रीय घास का जो तना था उस तने के ऊपरी पार्ट पर यहाँ पर एक जिलेटिन प्लेट लगा दी, उसको काट करके जिलेटिन प्लेट लगा करके और उसको खाली छोड़ दिया और उसकी जो शीर्षस्थ जो भाग था उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि इसको लगभग 10 से 15 दिन बाद में इसको देखा गया कि जिलेटिन जो प्लेट थी इसके कारण इसका शीर्षस्थ भाग आगे वृद्धि नहीं कर पाया। तो उसी प्रकार उन्होंने एक प्रयोग और किया, उन्होंने जौ के ऊपर भी काम किया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण था वो जई के अंदर इन्होंने प्राप्त किया। जई में वक्रता परीक्षण प्राप्त किया। वक्रता परीक्षण में इन्होंने क्या किया कि जो जई का जो प्लांट था, जो नवोद्भिद जिसको हम प्लांट बोलते हैं, नवोद्भिद का मतलब होता है यदि वो 10 से 15 दिन का यदि कोई पौधा है तो उसको हम नवोद्भिद बोलते हैं। इंग्लिश में नवोद्भिद को हम क्या बोलते हैं? प्लांटलेट्स कहते हैं। इसको हम पादपक के नाम से भी जान सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा प्लांट होता है जिसे हम पौधा बोलते हैं। तो इसको इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इसका इधर पहले प्रयोग में इन्होंने जिलेटिन प्लेट को आरोपित किया था, लेकिन दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर अत्यधिक ऑक्सीजन सांद्रता कृत्रिम रूप से इसमें प्रविष्ट करा दी गई। अब इससे परिणाम क्या आया कि जहां पर ऑक्सीजन की सांद्रता अत्यधिक डाली थी उसने, तो वहां पर क्या हुआ, जो सूर्य की जो किरणें पड़ी तो इसका जो शीर्षस्थ जो भाग है, इसकी जो कलिका है वो सूर्य की तरफ झुक गई। तब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कहीं ना कहीं इस पादप में ऑक्सीजन सांद्रता के कारण ही यह परिणाम मिला है और यह जो अंतर आया है इसकी वृद्धि में तो वो ऑक्सीजन सांद्रता के कारण आया है।
तब जाकर के ये जीव आमापन को सत्य रूप से स्वीकार किया गया। तो जीव आमापन में हमें उदाहरण दे सकते हैं नवोद्भिद जो जई का उदाहरण ले सकते हैं, इसके अलावा केंद्रीय घास का ले सकते हैं, या इसके अलावा हम जौ का भी उदाहरण दे सकते हैं। तो और इसके अलावा यदि हमारे को कुछ और भी पता है, ऐसी यदि हमारे को उदाहरण कुछ और मिलते हैं तो ये भी हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये हो गया इसका जैव आमापन। इसके बाद में जैव आमापन के बाद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका प्रभाव एवं कार्य। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। जिब्रेलिन हार्मोन एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव और जो कार्य होता है लगभग कई एग्जामों में पूछा जाता है। छोटे क्वेश्चंस में भी इसका प्रभाव पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला यदि हम प्रभाव टॉपिक वाइज लें तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में हम जानते हैं कि हमने सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा है कि जो सेल डिवीजन होता है उसमें डिवीजन तो कई प्रकार के होते हैं। समसूत्री भी होता है, असूत्री भी होता है और अर्धसूत्री भी होता है। परंतु यहाँ पर हम पादपों में मुख्य जो डिवीजन की बात कर रहे हैं वो ये है कि यदि हार्मोन्स का प्रभाव हो तो कोशिका में विभाजन होगा, और कोशिका में विभाजन होगा तो जो पादप की कोशिकाएं हैं, चाहे वो कोई सी भी कोशिका मान लीजिए, उस कोशिका के प्रभाव से पादप में कई परिवर्तन आएंगे। और जैसे बात करें पुष्पों की तो पुष्प में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप ऊतकों में भी परिवर्तन होगा। तो ये हो गया कोशिका विभाजन। यदि बात करें दूसरा जो प्रभाव है वो है शीर्ष प्रभुता। अब शीर्ष का हमारे को नाम से पता पड़ रहा है कि शीर्ष का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर वाला पार्ट। प्रभुता यानी इसकी ग्रोथ। तो अभी बात कर रहे थे हम सेल जो डोमिनेंस है या शीर्ष, यदि हम प्रभुता की बात करें तो इसमें होता क्या है कि अभी जैसे हमने जई का उदाहरण दिया तो जई में भी हमने क्या किया था कि उसका जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो सूर्य की तरफ मुड़ जाता है। तो वो किसका कारण था? इसमें हार्मोन जो है, हार्मोन्स में ऑक्सीजन सांद्रता। तो इसमें शीर्ष प्रभुता का मतलब क्या हो गया कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो सबसे ऊपर वाले पार्ट की अत्यधिक वृद्धि होगी, चाहे उसे हम शीर्ष प्रभुता बोल दीजिए या प्रभावी कलिका बोल दीजिए या ऊपरी जो भाग है वो बोल सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट है वो है जड़ का निकलना। अब ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आया है हमारे पास, जड़ का निकलना। कई पादपों में क्या होता है, जब भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी पादप का निर्माण होगा तो सबसे पहले परोह का निर्माण होता है। आपको जानकारी होगी कि ये मान लीजिए कोई पादप है, इस पादप में ये हमने क्या बना दी, ये लीफ बना दी, ये बीच में इसका क्या आ गया, तना आ गया, और ये क्या आ गया, इसका पुष्प आ गया। ये आधारी भाग है, आधारी भाग के नीचे क्या लगी हुई है, ये जड़ें लगी हुई है। तो इस पादप में यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि सबसे पहले इस पादप में जड़ का निर्माण हुआ या तने का निर्माण हुआ, तो इसमें हम लिख रहे हैं कि जड़ का निकलना। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जड़ का निर्माण नहीं होगा, तभी तो जड़ें निकाल रहे हैं। यदि जड़ ऑटोमेटिक निकल जाएगी तो जड़ें क्यों निकालेंगे? तो इस ऑक्सीजन के प्रभाव से हम कृत्रिम रूप से पादप में जड़ें आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे? अभी मैंने सबसे पहले ऑक्सीजन के उप हार्मोन्स के नाम बताए थे, उसमें एक नाम लिया था मैंने IBA। IBA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। ये एक ऐसा रासायनिक कृत्रिम हार्मोन माना जाता है यदि इस हार्मोन के विलयन में पादप का आधारी भाग को यदि 10 से 15 मिनट, इसका जो समय है वो कितना है, 10 से 15 मिनट के लिए यदि इसको रख दिया जाए, इसका जो आधारी भाग है यहां से यदि इसको इसके अंदर यदि रख दिया जाए विलयन में, इस पादप के आधारी भाग को
IBA के घोल में 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया जाए और उसके बाद में उसे निकाल करके पुनः मिट्टी में आरोपित कर दिया जाए, तो होता क्या है कि उसमें जड़ें आसानी से निकल जाती है, और जिन पादपों में जड़ें नहीं निकलती है उनमें भी इस हार्मोन्स के कारण जड़ें निकलती है। तो इसका प्रभाव, एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो गया जड़ का निकलना। उसके बाद में चौथा जो पॉइंट लेते हैं वो है अनिषेक फलन है। अनिषेक फलन, अब अनिषेक फलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। तो अनिषेक फलन का मतलब क्या हुआ कि बिना निषेचन के फलों की प्राप्ति करना। तो इस ऑक्सिन जो हार्मोन्स है, यदि इस ऑक्सिन हार्मोन्स को कृत्रिम रूप से किसी इंजेक्शन के द्वारा यदि पादप में आरोपित कर दिया जाए, तो उस पादप में जो फल हैं वो बिना बीज के रह जाते हैं या उनको किसी प्रकार के निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि और नर और मादा दोनों जब सहयुग्मन की प्रक्रिया करेंगे तो जाइगोट का निर्माण होगा। परंतु यदि इस प्रोसेस के द्वारा ऐसा संभव हो तो इसमें हम फलों को बिना बीजों के ही प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम इसमें उदाहरण किसका ले सकते हैं? पपीता का ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, और इसके अलावा हम एक फालसा, एक पादप और होता है जो फलों में गणना की जाती है, तो इस फालसा का भी हम उदाहरण ले सकते हैं। पपीता, अंगूर और फालसा ये ऐसे उद्यानिकी के फल वृक्ष हैं जिनको हमें बिना निषेचन के और बिना फलों में बिना बीजों के हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद में 5वें पॉइंट की बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या है? अत्यधिक वृद्धि। अत्यधिक वृद्धि। अत्यधिक वृद्धि का मतलब क्या है कि आपने कुछ बोनसाई पौधे देखे होंगे। बोनसाई का मतलब क्या है? जिन पादपों की जो लंबाई होती है, अर्थात ऊंचाई की बात कर रहे हैं, वो अत्यधिक कम होती है, जिनको हम अपने घर पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी ऊंचाई क्या होती है? कम होती है। उनका जो विस्तार होता है, व्यास होता है, वो अत्यधिक कम होता है। तो इस कारण से यदि इस हार्मोन्स के प्रभाव को हमने पादपों पर आजमाएं तो इस हार्मोन्स के प्रभाव के कारण पादपों में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आपने कई पादपों के उदाहरण ले सकते हो, चाहे वो एक बीजपत्री पादप हो, चाहे वो द्विबीजपत्री पादप हो। सभी प्रकार के पादपों में ऐसी पोजीशंस हमारे को देखने को मिलती है। इसके अलावा एक उदाहरण यदि हम देखें तो फलों का अत्यधिक मोटा होना। फलों का अत्यधिक मोटा होना, इसमें आपने देखा होगा कि कुछ जो फल होते हैं वो फल क्या करते हैं? अपनी जो कुछ फल होते हैं उनकी आकृति बहुत छोटी होती है। आपने भी देखा होगा, जैसे बात करें हम बेर की, तो बेर के जो फल होते हैं जनरली यदि हम नेचुरल रूप से यानी कि प्राकृतिक रूप से यदि हम झाड़ी से प्राप्त करें तो उन फलों में होता क्या है कि वो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। परंतु आजकल आप देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी जैसे जो टर्मिनल मार्केट या जो मंडियां हैं वहां पर आपको ऐसे भी फल वृक्ष दिखाई देते होंगे या फल अपने को प्राप्त होते होंगे जिनमें बहुत ही मोटे मोटे फल आ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि ये ऑक्सिन हार्मोन्स को कृत्रिम रूप से वो आरोपित करते हैं, जिसके कारण से वो अपने को मोटे फल प्राप्त हो जाते हैं। तो मैंने एक ये आपके सामने अभी रेखांकित डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के माध्यम से हम इसके सारे प्रभाव बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए जड़ का निकलना था, तो ये क्या हो गया? रूट ओरिजिन हो गया, यानी कि रूट की उत्पत्ति हो गई। पहला रूट की उत्पत्ति हो रही थी, अभी मैंने बताया था कि IBA के घोल में यदि 10 से 15 मिनट तक रख दिया जाए तो इससे जड़ की उत्पत्ति हो गई। इसी प्रकार यदि हम तने की भी अत्यधिक ग्रोथ करना चाहें तो ये क्या हो गई? स्टेम ग्रोथ हो गई। तो ये प्रभाव भी हम इसमें रेखांकित कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे लीवीज है,
तो लीफ ग्रोथ भी कर सकते हैं हम, क्योंकि मुख्य जो कार्य होगा इस हार्मोन्स का ग्रोथ करने का कार्य मुख्य होगा। इसके अलावा अलग से हमारे को क्या है कि यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये कोई फल है, ये कोई फल है, तो फल के लिए भी मैंने एक अभी एक टॉपिक लिखा था पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी हिंदी में मैंने क्या लिखा था, इसका नाम है अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी ये हो गया अनिषेक फलन की, यानी कि ये जो फल है वो किसके बिना है, अनिषेक फलन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। एक पॉइंट मैंने लिखा था शीर्ष प्रभुता, एपिकल डोमिनेंस, इसका एपिकल डोमिनेंस भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये संपूर्ण जो पादप है इस पर हमारे को क्या बताना पड़ेगा, ये जो प्रभाव और जो जिब्रेलिन हार्मोन की जो मुख्य भूमिका है इसको विस्तार पूर्वक अपने को रेखांकित डायग्राम के द्वारा समझाना पड़ेगा कि रूट का ओरिजिन कहाँ पर हो रहा है, स्टेम की ग्रोथ कहाँ हो रही है, लीफ ग्रोथ कहाँ हो रही है, और पार्थेनोकार्पी है या एपिकल डोमिनेंस कहाँ पर अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये सारा अपने को डायग्राम के माध्यम से बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं जैसे जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये एब्सिसिक एसिड है, ये सारे हार्मोन्स में अपने को एक पादप के द्वारा इनका प्रभाव बताना पड़ेगा। तो आज हमने जिब्रेलिन जो ऑक्सिन जो हार्मोन्स है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आगामी क्लास में हम एक नया हार्मोन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।